बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? माय नेम इज़ खदीजा कामरान। टुडे इज़ आवर लेक्चर नंबर 8 ऑफ जनरल साइंस 7th क्लास। ओके जी, तो बेटा हमने अभी जो लेक्चर नंबर 7 में टॉपिक कंप्लीट किया था डेट वाज अबाउट द पंपिंग साइकिल। ठीक है, आपका पूरा जो एक कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आपने कंप्लीट कर लिया था। तो जस्ट लाइक डैट, जैसे आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ डिसऑर्डर्स पढ़ी थी आपने कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या डिसऑर्डर्स होती हैं। ठीक है, इसी तरह से आज हमने सर्कुलेटरी सिस्टम की भी कुछ हमने डिसऑर्डर्स पढ़नी है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में डिसऑर्डर्स क्या होती है, क्योंकि अब हमने सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। सो आपकी बुक में ऑल्दो के बहुत सारी डिसऑर्डर्स होती हैं जो अगर सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई इसकी फंक्शन में प्रॉब्लम आ जाए, तो आज का जो हमारा डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट है उसमें कुछ जो 5 डिसऑर्डर्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ऐसी डिसऑर्डर्स हैं जो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शन में ख़राबी की वजह से हो सकती हैं, उनमें से नंबर 1 इज़ द एरिथमिया। एरिथमिया इज़ बेसिकली व्हाट, इट्स अ इर्रेगुलर हार्ट बीट। ठीक है जी, इर्रेगुलर हार्ट बीट। आपको याद है बच्चे, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि आवर हार्ट नॉर्मली बीट 70 to 72 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, नॉर्मली आपका हार्ट जो है वो 70 से 72 टाइम्स जो वो 1 मिनट में बीट करता है। अब अगर ये जो नॉर्मल रेगुलर हार्ट बीट है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उससे हम कहते हैं इरेगुलर हार्ट बीट, यानी कि हार्ट बीट जो है वो बहुत क्विकली हो रही है, बहुत अर्ली हो रही है, बहुत तेज़ी से हो रही है, बहुत आहिस्ता हो रही है। यानी अगर 1 मिनट में 70 to 72 टाइम्स की बजाय अगर 90-100 तक हो रही है तो ये बहुत क्विक हो रही है। ठीक है, अगर 70 to 72 टाइम्स की बजाय वो जस्ट 40-50 टाइम्स हो रही है 1 मिनट में, नॉर्मल एडल्ट की बात कर रही हूँ, तो दैट मे कॉज द एरिथमिया। अब एरिथमिया क्यों होते हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं, आपको इस डेफिनेशन में आपको कुछ कॉजेज़ उन्होंने बताए हुए हैं। आप चाहे तो यहाँ पे हेडिंग भी बना सकते हैं, कैन बी कॉज्ड बाय, यहाँ पे कॉजेज़ हैं इसके, और वो कौन कौन से कॉजेज़ हैं। नंबर 1 इज़ अ वीकनेस इन द हार्ट मसल्स। बाय द एज भी हार्ट मसल्स वीक हो सकते हैं, कोई ऐसी इंजरी हो जाती है जैसे कि कोई ऐसे हार्ट मसल्स में इंजरी होगी उसकी वजह से हार्ट मसल्स वीक हो जाते हैं। देन उसके बाद हार्ट अटैक एक बहुत बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से अरिथमिया का प्रॉब्लम हो सकता है। प्लस जो एक रीज़न उन्होंने यहाँ पर आपको कॉज बताया हुआ वो ये है कि अगर कोई पर्सन कोई हार्ट सर्जरी करवाता है, लाइक कोई भी सर्जरी उसने अगर करवाई है, हार्ट सर्जरी, कोई बाईपास सर्जरी है, तो उसके रिजल्ट में भी जब उसका हीलिंग प्रोसेस है तो उस दौरान भी उसको एरिथमिया का प्रॉब्लम हो सकता है। एंड एरिथमिया इज वर्ड्स वेरी सिंपल, दैट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ द हार्ट दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इरेगुलर हार्ट बीट। ठीक है, इसमें इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है। ये उसके बाद जो हम सेकेंड है उसकी तरफ आते हैं, दैट इज़ द एंजाइना। बहुत ईजी ये डिसऑर्डर्स हैं, आपको भी साथ साथ ही याद होती जाएंगी। सेकेंड वन इज़ द एंजाइना। एंजाइना को बच्चे हम कॉमनली क्या कहते हैं, एंजाइना इज़ कॉमनली नेम नॉन एज द चेस्ट पेन। जिस तरह से आपने एरिथमिया में पढ़ा ना कि एरिथमिया इज बेसिकली इरेगुलर हार्ट बीट इज कॉल्ड द एरिथमिया, जस्ट लाइक दैट एंजाइना इज अ चेस्ट पेन। ठीक है, क्रैम्प्स होते हैं चेस्ट में, क्रैम्प्स की तरह की पेन शुरू हो जाती है, तो दैट्स कॉल्ड द एंजाइना। अब एंजाइना क्यों होता है कि अगर हम कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, अगर ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, उसमें क्लॉट्स बन जाते हैं, तो ऑक्सीजन सप्लाई हार्ट मसल्स को पुअर हो जाती है। जो हार्ट मसल्स उन्हें प्रॉपर्ली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलती। अब अगर हार्ट मसल्स को प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, हार्ट मसल्स के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई ना होने की वजह से हार्ट के जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, वो डेथ होना शुरू हो जाएगी, और उसकी वजह से एक क्रैम्प की तरह, एक पेन की तरह की कंडीशन होती है जो कि बहुत सीवियर पेन होती है, जिसे हम एंजाइना कहते हैं। यूजुअली इन पेशेंट्स में जिन्हें एंजाइना का इशू होता है वो अगर कोई स्ट्रीनियस एक्सरसाइज करते हैं, कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो उस फिजिकल एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद भी उन्हें ऐसा समथिंग फील होता है कि जैसे उन्हें चेस्ट पेन या क्रैम्प्स जो है वो अपनी चेस्ट में फील हो रहे होते हैं, दैट इज़ द एंजाइना। ठीक है जी, और ये बेसिकली एक अलार्मिंग कंडीशन भी है। जिन लोगों को एंजाइना का अगर इशू होता है तो मोस्ट प्रोबेबली कि उन्हें फ्यूचर में उनके हार्ट अटैक या जो हार्ट डिजीज़ का जो रिस्क फैक्टर है वो बढ़ जाता है। उसके बाद जो नंबर 3 यहाँ पे डिजीज़ डिस्कस है, दैट इज़ द हाई ब्लड प्रेशर। ये तो अगर आप देखें तो उसके नेम से ही आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, इट मीन्स के इस प्रॉब्लम में हाइपरटेंशन जिसे कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर का जो इशू होता है, हाई ब्लड प्रेशर ऑल्सो नेम एज अ हाइपरटेंशन। ठीक है जी, और जैसे कि इसके नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि हाई ब्लड प्रेशर है, यानी कि आर्टरीज के अंदर जो है वो ब्लड का प्रेशर बहुत हाई होता है। इतना हाई प्रेशर होता है कि इसकी वजह से आर्टरीज जो होती हैं वो रफ हो जाती हैं, उनकी वॉल्स जो होती हैं वो थिक हो जाती हैं, एंड इट क्रिएट द हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक द हार्ट अटैक एंड द हार्ट स्ट्रोक। और ये भी जो हाई ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर का जो लेवल है आर्टरीज के अंदर कंटिन्यूसली हाई रहता है, तो कंटिन्यूस हाई ब्लड प्रेशर रहने की वजह से भी जो है वो हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है जी, तो ये भी जो है वो एक कॉमन डिसऑर्डर है हार्ट की। देन इसके बाद जो 4th वन है, दैट इज़ अबाउट द थ्रोम्बोसिस। जी,
द फोर्थ वन इज़ अबाउट द थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस इज़ अ वेरी सिंपल, इसमें क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल बेसिकली क्या होता है, हमारी डाइट के अंदर अगर आप बहुत ही ऑयली, बहुत ही फैटी फूड यूज़ कर रहे हैं कि हर तरह से आपकी डाइट के अंदर ऑयल्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, फैट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, चिकनाई वाली खुराक आप ले रहे हैं, तो उसकी वजह से बच्चे क्या होता है कि हमारी आर्टरीज़ के अंदर, हमारी वेसल्स के अंदर या वेन्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर जब वो क्लॉट्स जमा हो जाते हैं कोलेस्ट्रॉल के, ठीक है, बिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जब वो आपकी आर्टरीज़ के अंदर, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक छोटी सी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए अब क्या होता है कि आपके जो क्लॉट्स होते हैं, ठीक है, क्लॉट्स यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं आपकी आर्टरीज़ में, वेन्स में या ब्लड वेसल्स के अंदर। अब इन क्लॉट्स की डिपोजिशन की वजह से जो नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन होती है आर्टरीज़ के अंदर, वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। ऑब्वियसली कि जब रास्ते में ये क्लॉट आ जाएगा तो क्या होगा, आर्टरी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर्ली ब्लड वेसल के अंदर नहीं हो पाएगी, और जैसे वो यहाँ पे जो है वो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगी और आगे ब्लड फ्लो नहीं करेगा, यहीं पर आकर स्टॉप हो गई, ब्लड अब आगे फ्लो नहीं कर रहा, तो क्या होगा, ऑब्वियसली इस सूरत में जो है वो हमारी, जब ब्लड फ्लो नहीं होगा तो हमारे हार्ट मसल्स को प्रॉपर्ली जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑब्वियसली ब्लड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो कि उसने पूरे हार्ट के मसल्स को प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है जी। सो विच कम्प्लीटली ब्लॉक द आर्टरी, और इन क्लॉट्स की वजह से आर्टरी कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है, और ये जो ब्लॉकेज है बेसिकली ये थ्रोम्बोसिस कॉज करती है। कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल फूड के अंदर होना, उसकी वजह से जब ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं और ये जो कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स होते हैं ये आर्टरीज़ के पैसेज को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हार्ट अटैक का प्रॉब्लम भी हो सकता है। और थ्रोम्बोसिस, इस सिंपली हम इस डिजीज़ को जो है वो थ्रोम्बोसिस कहते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट्स और द कोलेस्ट्रॉल, बिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। देन इसके बाद नंबर 5 इज़ अबाउट द हार्ट अटैक। ये जस्ट एक एक लाइन की डिस्क्रिप्शन है, तो मैं भी इसलिए इनकी इतनी डिटेल नहीं बता रही आपके लेवल तक, जस्ट इनकी इतनी ही डिटेल काफ़ी है कि जस्ट जो कि उन्होंने 1-2 लाइन्स आपको बताई हुई आपकी बुक में, जस्ट आपने इतना करना है। पेज नंबर 10 पे लास्ट वाला आपको नजर आ रहा है, दैट इज़ अ हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक कैसे होता है, ड्यूरिंग थ्रोम्बोसिस, इसी थ्रोम्बोसिस की वजह से, जब ब्लड क्लोटिंग की वजह से, ठीक है, ब्लड के क्लॉट्स बनने की वजह से या कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने की वजह से, जब वो एक कट डाउन होगी ना, आर्टरी के अंदर ब्लड सप्लाई कट डाउन होगी, एक टाइम आता है हार्ट अटैक में क्या होता है कि वो बिल्कुल ही जो ब्लड सप्लाई है वो स्टॉप हो जाती है, यानी कि वो ब्लड आगे जा ही नहीं पाता। जब वो ब्लड सप्लाई बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, यहीं पर रुक जाएगी, देन इट कैन कोज द हार्ट अटैक, ठीक है। हार्ट अटैक के अंदर आपको वर्ड नजर आ रहा है, इट द सप्लाई ऑफ द ब्लड इज कट ऑफ, बिल्कुल ब्लड सप्लाई का रुक जाना, एंड इट अल्टीमेटली द हार्ट बीट स्टॉप्स विच कॉजेज द हार्ट अटैक, ठीक है जी। तो हार्ट बीट अगर स्टॉप हो जाएगी तो क्या होगा कि हार्ट अटैक हो सकता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको मेंशन कर दूँ, हमने अभी हार्ट के टॉपिक में भी पढ़ा था कि जो हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी की तरफ भेज रहा है, और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू हार्ट की तरफ आ रहा है, जिसे लंग्स को सेंड किया जाता है, और लंग्स उसको ऑक्सीजनेट करवाने के बाद वापस हार्ट को भेजते हैं, और ऑक्सीजनेट करवाने के बाद किसके थ्रू भेजते हैं, पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो हार्ट को इटसेल्फ जो ब्लड मिलता है, हार्ट को भी तो आखिर ब्लड चाहिए ना, ब्लड को ब्लड जो है उसने हार्ट में भी जाना है, तो कौन सी ऐसी आर्टरीज है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं, दे आर द कॉर्नरी आर्टरीज, ठीक है। कॉर्नरी आर्टरीज वो आर्टरीज होती हैं जो हार्ट को इटसेल्फ हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। अभी तक तो हम ये पढ़ रहे हैं ना कि हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करते हैं, नो डाउट, बट ऐसी आर्टरीज जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, दे आर कॉल्ड द कॉर्नरी आर्टरीज। इसका जिक्र आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट इसलिए बता रही हूँ कि आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके नॉलेज के लिए, कि कॉर्नरी आर्टरीज वो आर्टरीज हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। इस तरह से आपको एक गुड टू नो, पेज नंबर 9 पे भी आपने लास्ट लेक्चर के साथ भी आपने देखा था, आर्टरीज क्या होती हैं, दे आर द इलास्टिक एंड थिक वॉल्स वाइल द वेन्स आर थिन वॉल्ड एंड हैव द वॉल्स टू स्टॉप द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। तो ये भी एक छोटा सा डिफरेंस उन्होंने आर्टरी और वेन का आपको गुड टू नो में भी बताया हुआ है, ठीक है जी। यहाँ तक आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम का पूरा टॉपिक था डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट के साथ, वो कंप्लीट हो गया है, और आज हमने एक छोटा सा नया टॉपिक भी स्टार्ट करना है, जो कि आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर एक नया टॉपिक नज़र आ रहा है, विच इज़ अबाउट द लास्ट सिस्टम ऑफ योर बुक, द लास्ट सिस्टम ऑफ आवर चैप्टर, विच इज़ द नर्वस सिस्टम, ठीक है जी। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, नर्वस सिस्टम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ योर बॉडी, ओके। नो डाउट कि हर सिस्टम अपनी अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी एक भी सिस्टम की ख़राबी की वजह से पूरी की पूरी बॉडी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अपनी बहुत इंपॉर्टेंस है, पूरी फूड का बॉडी में डाइजेस्ट होना, रेस्पिरेटरी सिस्टम बॉडी में ऑक्सीजन लेकर जाना, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने ये पढ़ा कि पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना। अब ये जो सारे सिस्टम्स हैं, इनके ऊपर कौन है जो कंट्रोल कर रहा है, कौन है जो इन्हें मॉनिटर कर रहा है, आपका ब्रेन, मीन्स के आपका नर्वस सिस्टम जी। पेज नंबर 11 के ऊपर बिल्कुल स्टार्ट में टॉप मोस्ट अगर आप देखें तो आपको इसकी डेफिनेशन नज़र आ रही है, तो बेटा अंडरलाइन कर लीजिए डेफिनेशन।
द फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम इज टू कन्वे मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तमाम वो मैसेजेस जो आपके ब्रेन से आपकी बॉडी को जा रहे हैं, तमाम वो इंस्ट्रक्शंस जो आपका ब्रेन आपको दे रहा है, टू थिंक, टू फील, टू वॉक, हर चीज़, थिंकिंग, वॉकिंग, फीलिंग, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, ईच एंड एवरी, हर काम जो आप अपनी बॉडी का प्रॉपरली कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, डेट इज़ बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द ब्रेन। ठीक है, हार्ट के ऊपर भी जो ब्लड सप्लाई के लिए भी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो पंपिंग है, उसके लिए भी जो मैसेज आ रहा है वो ब्रेन से आ रहा है। सो नर्वस सिस्टम इज़ अबाउट बेसिकली अबाउट ऑल द इंस्ट्रक्शन एंड मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन। यहाँ पे सामने आपको फिगर 1.14 नज़र आ रही होगी, जिसको मैंने ड्रॉ कर ली है। ठीक है जी, फिगर 1.14 इज़ अबाउट द ब्रेन। तो आज हमने अपने आज के लेक्चर के अंदर, वेरी इजी लेक्चर, आज हमने ब्रेन का और नर्वस सिस्टम के हवाले से हमने डिस्कस करना है। द नर्वस सिस्टम इज़ बेसिकली कंपोज्ड ऑफ ब्रेन, इट कंपोज्ड ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ठीक है, तो कौन से 3 मेन पार्ट्स होते हैं आपके नर्वस सिस्टम के? नंबर 1 ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। अब ब्रेन इटसेल्फ भी डिवाइडेड होता है इनटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो हम उन ब्रेन के जो 3 मेजर पार्ट्स हैं, दे आर कॉल्ड द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। आज के लेक्चर में हम उन्हें 1 बाय 1 डिस्कस भी करेंगे जी। तो नंबर 1 पे हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज़ अबाउट द फोर ब्रेन। नंबर 1 फोर ब्रेन, दैट इज़ योर ऑल्सो नेम एज अ सेरिब्रम। ठीक है जी, उसे हम सेरिब्रम भी कहते हैं। ये ब्रेन का सबसे मेजर पार्ट होता है। अगला हिस्सा भी इसे कहते हैं फोर ब्रेन भी आप कह सकते हैं, और आप बायोलॉजिकली साइंटिफिकली इसे सेरिब्रम कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये आपके इन्वायरमेंट से जो मैसेजेस हैं उन्हें रिसीव करता है विद द हेल्प ऑफ द रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? दे आर बेसिकली द सेंसर्स ऑन योर बॉडी। अब देखें, अभी आप अगर गर्मी है तो आप कैसे फील कर रहे हो? आपकी बॉडी पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जो इन्वायरमेंटल चेंजेस को फील कर रहे हैं, वो मैसेज आपकी बॉडी को दे रहे हैं। टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर लो है, कोई भी ऐसे एक्सटर्नल चेंजेस जो आप इन्वायरमेंट में फील कर रहे हो, स्मेल आपको अगर आती है, उसके लिए रिसेप्टर्स मौजूद हैं। रिसेप्टर्स बेसिकली सेंसर्स हैं आपकी बॉडी, पूरी बॉडी के ऊपर आपके रिसेप्टर्स मौजूद हैं। सिंपली आप रिसेप्टर्स को अंडरलाइन करके इसके ऊपर सेंसर्स भी लिख सकते हैं, दैट रिसीव द मैसेज, दैट रिसीव द स्टिमुलाई फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ठीक है जी, तो फोर ब्रेन, सेरिब्रम, सेकेंड नेम इसका सेरिब्रम है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इट रिसीव्स एंड कोऑर्डिनेट्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट थ्रू द ह्यूमन रिसेप्टर्स, एंड रिसेप्टर्स आर सेंसर्स ऑन योर बॉडी। सेकेंड पार्ट जिसको हम मिड ब्रेन भी कहते हैं, डेट इज़ योर सेरिबेलम, जस्ट बिहाइंड द सेरिब्रम। अगर आप डायग्राम में भी देखें तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सेरिब्रम के पीछे बिल्कुल आपको सेरिबेलम नज़र आ रहा है। ठीक है, इस सेरिबेलम का क्या मकसद होता है? इस सेरिबेलम का जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है, इट कंट्रोल एंड मेंटेन द मूवमेंट ऑफ बॉडी प्लस बैलेंस ऑफ योर बॉडी। आपकी जो बॉडी की मूवमेंट्स हैं, आप सीधा चल रहे हैं, आप किस तरह से चल रहे हैं, बैक चल रहे हैं, तो ये सारी जो मूवमेंट्स हैं उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? मिड ब्रेन। और इसके साथ साथ और क्या काम कर रहा है? आपकी बॉडी को बैलेंस वे में भी, जैसे अगर हम चल रहे हैं तो देखिए खुदा ना खासा ऐसा तो नहीं कि हम एक तरफ को गिर रहे हैं या इस तरह से हम अपनी बॉडी का पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाते, उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, दे आर फ्रॉम द सेरिबेलम, दैट इज़ बिहाइंड द सेरिब्रम। द लास्ट वन इज़ द मेडुला ऑब्लंगेटा, यू कैन ऑल्सो से द हाइंड ब्रेन। ठीक है, ये आपको आगे आपकी बुक में एक टेबल, एक उन्होंने फ्लो चार्ट भी बनाया हुआ है, टेबल 1.4 आप देखें तो उसमें भी आपको नजर आ रहा होगा, ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है जी, मेडुला ऑब्लंगेटा, इट कंट्रोल्स ऑल दिस वन। ठीक है, ये इलोंगेटेड पार्ट होते हैं। इट कंट्रोल्स ऑल द इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑफ योर बॉडी। अब इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या था? आपको याद होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने फेरिंग्स में आपको बताया था, थ्रू द इनवॉलेंट्री एक्शन द बोलस इज मूव्ड इनटू द मस्कुलर चैम्बर। इनवॉलेंट्री एक्शंस आर विच टाइप ऑफ द एक्शंस? ऑल दोज एक्शंस विच आर नॉट इन योर कॉन्शियस कंट्रोल, जो आपके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, जिनको आप खुद से मॉनिटर नहीं कर सकते, लाइक योर डाइजेशन, लाइक सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, लाइक रेस्पिरेशन। तो ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं? जो आपके कॉन्शियस कंट्रोल में, मसलन कि अपनी मर्जी से आप बोल सकते हैं, अपनी मर्जी से खामोश रह सकते हैं, अपनी मर्जी से खा सकते हैं, अपनी मर्जी से आप चल सकते हैं, तो ये आपके वॉलेंट्री एक्शंस हैं। जबकि मेडुला ऑब्लंगेटा, हाइंड ब्रेन, आपकी बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है बेटे, अब उसके फ़ौरन बाद ही अगर आप देखें तो ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा है ये आगे इलोंगेट करता हुआ नीचे कहाँ तक आता है? टुवर्ड्स योर स्पाइनल कॉर्ड। अगर इसी को मैं आगे इलोंगेट कर दूँ, इसी को आगे फर्दर, दिस विल बी योर स्पाइनल कॉर्ड, दिस विल बी योर स्पाइनल कॉर्ड।
और ये स्पाइनल कॉर्ड थ्रू आउट जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है, जो आपकी बैकबोन है, उसके अंदर ये मूव करता है, उसके अंदर ये रन करता है। नेक्स्ट पार्ट हमने पढ़ा भी है कि नर्वस सिस्टम का जो नेक्स्ट पार्ट है डेट इज़ द स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला ऑब्लंगेटा कॉन्टिन्यूज इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। अगर हम इस स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ की बात करें सो इट इज़ अबाउट 40 सेंटीमीटर, और ये आपकी जो पूरी बैकबोन है, पीछे जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी, जो आपकी बैकबोन, इस पूरी के अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड मूव करता है। ठीक है जी, एंड दैट इज लाइज इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम ऑल्सो। ठीक, अब इसके साथ ही आप यहाँ पे अगर देखें, मैं इसी के ऊपर छोटा सा आपको इंडिकेट कर देती हूँ, जो आपका थर्ड पार्ट है दे आर द नर्व्स। ठीक है, इसी तरह पूरी बॉडी के अंदर जो नेटवर्क ऑफ नर्व्स है, पूरी बॉडी के अंदर जो नर्व्स है, नेटवर्क ऑफ नर्व्स है, वो फैला हुआ है। ठीक है, अब नर्व्स कितनी टाइप की होती हैं? नर्व्स आर बेसिकली ऑफ 2 मेन टाइप्स। स्पाइनल कॉर्ड हमने डिस्कस कर लिया, स्पाइनल कॉर्ड इज अबाउट 40 सेंटीमीटर ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा की ही इलोंगेशन है, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। उसके बाद जो आपका थर्ड पार्ट है दैट इज द थर्ड पार्ट विच इज द नर्व्स। नर्व्स आर बेसिकली ऑफ 2 मेन टाइप्स, दैट इज मोटर नर्व्स एंड सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स भी नहीं आप कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। जी, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स दे आर द मेन टाइप ऑफ द नर्व्स। अब नर्व्स का फंक्शन क्या होता है? नर्व्स बेसिकली ब्रेन को कनेक्ट करती हैं पूरी बॉडी के साथ। ठीक है, आपकी पूरी बॉडी नर्व्स के थ्रू, आप देख रहे हैं ना, आपको उन्होंने यहाँ फिगर 1.15 में दिखाया हुआ है कि पूरी बॉडी के अंदर एक नर्व्स का नेटवर्क बिछा हुआ है। पूरी बॉडी को ब्रेन के साथ कनेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स है, नर्व्स है, उसका पूरी नर्व्स का जाल बिछा हुआ है। ठीक है, अब उन नर्व्स में 2 टाइप्स हैं, सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स। ठीक है जी, वो कनेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं, और जो ये नर्व्स हैं ये मैसेजेस ब्रेन की तरफ भी लेकर जा रही हैं और ब्रेन से मैसेजेस वापस भी लेकर आ रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें मोटर नर्व्स की। दे कैरी द मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ब्रेन से मैसेज लेकर आती हैं पूरी बॉडी के लिए, कि जो भी मैसेज ब्रेन उन्हें देता है, फॉर एग्जाम्पल कि किस तरह से मैसेज आगे जाता है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से भी क्लियर करती हूँ। और सेंसरी नर्व्स कौन सी होती हैं? और यू कैन से द सेंसरी न्यूरॉन्स विच कैरी द इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द ब्रेन। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो इंफॉर्मेशन को ब्रेन की तरफ लेकर जाती हैं, टुवर्ड्स द ब्रेन, और जो मोटर न्यूरॉन है वो मैसेज को अवे लेकर जाती हैं। ठीक है, अवे फ्रॉम द ब्रेन टुवर्ड्स द बॉडी, ब्रेन से अवे लेकर जाती हैं मगर बॉडी की तरफ लेकर आती हैं। अब इन दोनों के फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं कि सपोज देखिए, अगर आपके हाथ में कोई, अगर आपको नीडल को पिंच आपको हो जाता है, ठीक है, जैसे आपको नीडल पिंच करती है या आपका हाथ सडनली जो है किसी गर्म चीज़ को टच कर लेता है, जैसे आपने उसको पिंच किया, वो टच आपको हुआ, तो आपकी बॉडी में यहाँ पे सेंसरी नर्व्स हैं जो एक्टिव होंगी, जो आपको बताएंगी कि ये कोल्ड है, ये हॉट है, ये पॉइंटेड था, ये शार्प एज था, या जो भी था। सेंसरी न्यूरॉन्स उस मैसेज को लेकर जाएंगे ब्रेन तक। ठीक है, ब्रेन उस मैसेज को रीड करने के बाद कि ये आपके लिए जो पॉइंटेड एंड है तो ऑब्वियसली आपके नुकसान है, आप अपना हाथ पीछे कर लेंगे उस नीडल से, उस सुई से, उस नोकीली चीज़ से, उस पॉइंटेड चीज़ से। अब जब वो मैसेज वापस ब्रेन भेजेगा तो मैसेज वापस ब्रेन सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए नहीं भेजेगा, सेंसरी नर्व्स के ज़रिए नहीं भेजेगा, बल्कि वो मैसेज मोटर नर्व्स के ज़रिए वापस भेजेगा। ठीक है, वापस भेजेगा अवे फ्रॉम द ब्रेन, इसीलिए लिखा ना कि ब्रेन जब उसको वापस भेजेगा, ब्रेन उसको, तो बॉडी को ये बताया जाएगा कि यहाँ पे कोई ऐसी हार्ड चीज़ है जो कि आपको नुकसान पहुँचा सकते, अपना हाथ पीछे कर लें। ठीक है जी, तो इसे इस तरह से हम अंडरस्टैंड करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स विच कैरी द मैसेज टुवर्ड्स द ब्रेन, मैसेज रीड करवाने के लिए ब्रेन की तरफ लेके जाती है। मोटर न्यूरॉन्स और मोटर नर्व्स विच कैरी मैसेज अवे फ्रॉम द ब्रेन टुवर्ड्स द बॉडी, ब्रेन मैसेज रीड कर लेता है, इंस्ट्रक्शंस दे देता है कि अगली क्या इंस्ट्रक्शंस है, कि बॉडी की सेफ्टी के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस ब्रेन देता है, मोटर नर्व्स उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हुए, उसको फॉलो करते हुए बॉडी को वो मैसेज डिलीवर कर देती है। ठीक है जी, उसके बाद आप अगर देखें तो यहाँ पे छोटी सी उन्होंने कुछ आपको डिसऑर्डर्स भी बताई हुई हैं ब्रेन की, जिस क्विकली वो 3 डिसऑर्डर्स हैं, उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। फ्लो चार्ट तो होप सो आपको साथ ही समझ आ गया होगा, क्योंकि उसको मैंने साथ लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया है। द नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। ब्रेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, एंड द नर्व्स आर डिवाइडेड इनटू मोटर नर्व्स एंड सेंसरी नर्व्स। ठीक है जी, उसके बाद सिर्फ ये छोटी सी आपकी 3 डिसऑर्डर्स हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, अगला आपका छोटा सा एक टॉपिक है, तो इसको भी आज वाइंड अप कर लेते हैं। जैसे कि हर सिस्टम के एंड पे बच्चे हम लोग कुछ डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं कि अगर उस सिस्टम में ख़राबी आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, तो हमारी बॉडी को, हमारे सिस्टम को
क्या डिसऑर्डर हो सकती हैं, क्या डिजीज़ हो सकती हैं। सो नंबर 1 इज़ द स्ट्रोक। ठीक है, स्ट्रोक को कॉमनली आप इसको दिमाग का फालिज भी हम कह सकते हैं। इट इज़ बेसिकली ड्यू टू द सेल डेथ। इसकी कुछ कॉजेज़ हैं, आपकी बुक में पेज नंबर 12 के ऊपर मेंशन है। ड्यू टू द सेल डेथ, ब्रेन के अंदर सेल डेथ हो जाना, ठीक है। इंजरी, कोई ऐसी इंजरी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उस दौरान को इंजरी हो जाती है, उस इंजरी की वजह से ब्रेन के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, जो कि बहुत डेंजरस है। और आपने शायद अक्सर सुना भी होगा कि इंटरनल ब्लीडिंग अगर ब्रेन में हो जाए तो उस सूरत में जब पेशेंट जो है वो दाना खासा उसकी डेथ भी हो सकती है उस पर्सन की। हाई ब्लड प्रेशर में ऑल्सो कॉज द स्ट्रोक इन द ब्रेन। ठीक है जी, बेसिकली जो ब्रेन है उसके अंदर जो है वो सेल डेथ हो जाती है इन द ब्रेन, सो इट कैन कॉज द स्ट्रोक, सेल डेथ इन द ब्रेन। सेकेंड, इसके बाद उन्होंने आपको डिसऑर्डर बताई हुई, दैट इज़ द अल्जाइमर डिजीज़। अल्जाइमर, यू कैन ऑल्सो से अल्जाइमर। और इस डिजीज़ में जो ये एक प्रॉब्लम होती है पेशेंट के साथ, वो क्या होती है, दैट इज़ द मेमोरी लॉस। ठीक है, कॉमनली जिन लोगों को अल्जाइमर का प्रॉब्लम होता है उन लोगों को ये इशू होता है कि वो लोग बात को याद नहीं रख पाते, दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ मेमोरी लॉस। ये आमतौर पे वक्त के साथ साथ ओल्ड एज में भी ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है अल्जाइमर, लेकिन ये बहुत सीवियर भी हो जाती है अल्जाइमर डिजीज़, दैट बेसिकली अफेक्ट द मेमोरी। ठीक है, पेशेंट की मेमोरी पे इफेक्ट करती है एंड ऑल्सो कवर द वाइड रेंज ऑफ डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द मेंटल फंक्शन। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी मेंटल प्रॉब्लम्स जो है उस पेशेंट को फेस करनी पड़ती हैं। वो पेशेंट और भी बहुत ऐसी मेंटल प्रॉब्लम्स में जो है वो इफेक्ट करता है या उसको उसमें सफ़र हो जाता है। ठीक है जी, अल्जाइमर डिजीज़ इज बेसिकली अबाउट द मेमोरी लॉस, stroke is basically about the cell death in the brain. Similarly, the third one, the last one is the epilepsy. epilepsy आपने कॉमनली अपने इर्द गिर्द शायद ये वर्ड सुना होगा, इसे हम लोग कहते हैं मिर्गी पढ़ना। आपने कॉमनली ये वर्ड सुना होगा epilepsy का। इट्स बेसिकली द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, और हमारी पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 1% इन आवर पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन में 1% ऐसे लोग हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम द एपाइलेप्सी। ठीक है, फ्रॉम ऑल द होल पॉपुलेशन 1% ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द एपाइलेप्सी एंड इट अकर्स बेसिकली इन द कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन। कॉर्टेक्स जो है वो फोर ब्रेन का एक पार्ट है, जिसको आपकी बुक में तो इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं हुआ, जैसे यहाँ पे इसका नेम गिवन है, दैट्स इन द कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन। और बेसिकली इस डिजीज़ में होता क्या है एपाइलेप्सी में कि पेशेंट को अनकॉन्शियसनेस, जब उसको ये एपाइलेप्टिक अटैक होता है, रिकरेंट अटैक होता है, इसमें बार बार अटैक होता है, उसमें पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, बेहोश हो जाता है, उसको बार बार झटके लगते हैं वो, और वो उसकी अवेयरनेस जो उसकी एक अपनी एक होश की जो उसकी कैफियत होती है वो उसकी ख़त्म हो जाती है। ठीक है जी, अनयूजुअल बिहेवियर भी पेशेंट शो कर सकता है बिकॉज ऑफ द वेरी एक्सेसिव एबनॉर्मल न्यूरल एक्टिविटीज़। न्यूरल एक्टिविटीज़ जो है वो एबनॉर्मल हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट जो है उसको बार बार झटके लगते हैं या उसको जो है वो एपाइलेप्टिक अटैक्स होते हैं। ठीक है, उसमें मेनली जब वो अनकॉन्शियसनेस हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये आपके डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम के साथ आपका आज का लेसन कंप्लीट हो गया है। और लास्टली जो चीज़ है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अबाउट द डायरी। तो आज आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, यूनिट 1 जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ था ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स का। तो इस लेसन के साथ आपकी जो डायरी है आज की वो भी नोट कर लीजिए। आज की डायरी में बच्चे कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन आपका सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम का था जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की डायरी में आपको जो MCQs हैं जो इसे कवर कर रहे हैं टॉपिक को, डेट इज़ MCQ नंबर 6, 9 एंड 11। और जो शॉर्ट क्वेश्चन इसके साथ आपने लर्न करने हैं, दे आर 6 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7, 9 एंड 10। तो इसके साथ ही आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और MCQs जो है वो आपके टॉपिक के हर टॉपिक के साथ साथ मैंने कवर करवाए हैं। ठीक है, और एंड आई एम श्योर कि आप सबने साथ साथ याद भी किए होंगे। डायरी बच्चे साथ के साथ याद किया करें। ठीक है, एंड पे आप बर्डनाइज भी नहीं होंगे, साथ साथ आपको याद भी होता जाएगा। तो आज का लेक्चर यहाँ तक जो कंप्लीट हो गया, साथ ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो आज का छोटा सा एक मैसेज है आपके लिए कि मेहनत इतनी खामोशी से करें कि आपकी कामयाबी शोर मचाए। ठीक है, तो अपनी ईमानदारी से अपनी मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब होंगे। लेकिन अपनी मेहनत आपने जारी रखनी है। ठीक है, और याद रखें इंसान जब तक खुद हार नहीं मान सकता ना, उस वक्त उसको कोई हरा नहीं सकता। जब वो खुद अपनी हार मान लेता है फिर वो ज़िंदगी में वाकई हार जाता है। तो इस तरह आपने बच्चों अपनी मेहनत करते रहना है और ईमानदारी के साथ आपने जो ये जो ऑनलाइन क्लासेज है इसमें जो भी लेसन, जो डायरी आपको दी जाती है डेली बेसिस में, उसको साथ के साथ याद करें। ठीक है बच्चे, अपना ख्याल रखें। ओके, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।